अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? खैर खैरियत है? देखें डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर 5 और एक्सरसाइज की 5.4 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे ना, प्रॉपर जो केस है तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं। 5.1 के अंदर हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को सॉल्व किया था। 5.2 में हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर को सॉल्व किया था। 5.3 के अंदर जो हमने किया है वो है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब जो 5.4 एक्सरसाइज है इसमें हम कर रहे हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। हमेशा जो भी एक्सरसाइज होती है उसके पीछे वाले केस भी शामिल होते हैं और साथ अगला केस भी साथ होता है। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें पीछे वाले भी केस शामिल होंगे किसी क्वेश्चन में। यहाँ तो हम मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है इसमें तो हमारे पास बस रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ है, लेकिन जो इसके आगे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि उसमें पीछे वाले केस भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि रिपीटेड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, फिर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, फिर इसी तरह नॉन लीनियर फैक्टर हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया, फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया, यानी वो केस भी इसमें क्या है शामिल हैं। अब इसी तरह ये जो हमारे पास केस है ये क्या है, ये हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसमें फैक्टर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे है कि सबसे पहले जो हमारे पहला स्टेप होता है पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने का, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करते वक्त एक चीज ये ध्यान में रखें कि जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे सबसे पहले ये चेक करेंगे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमने यही चेक करना होता है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन उसके ऊपर यूज कर देते हैं। अगर वो इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है, नीचे x की पावर 4 है और नोमिनेटर में x की पावर 3 है, यानी डिनोमिनेटर की पावर जो है वो नोमिनेटर से ग्रेटर है। ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सादा लफ्ज में ये बताया था कि जो टर्म डिवाइड हो जाए तो उसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं, जो डिवाइड ना हो सके उसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं। अब क्योंकि ये जो है डिवाइड नहीं हो सकती लिहाजा ये प्रॉपर है। कैसे, नीचे x की 4 है ऊपर x की 3 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकती, ये प्रॉपर है। जो डिवाइड होगी जिसमें x की पावर नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए वो डिवाइड हो सकती है, वो इम्प्रॉपर है। या x की पावर नोमिनेटर में ग्रेटर हो डिनोमिनेटर में लेस हो तो वो भी डिवाइड हो सकती है, वो भी इम्प्रॉपर है। अब इसको अगर आप चेक करें, नीचे x की 4 ऊपर x 3 है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर है। प्रॉपर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन इसके ऊपर यूज कर देंगे। अब जब हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, नीचे जो है देखिए आपके पास स्क्वायर है तो इसका मतलब है, और ये जो फैक्टर ठहरा हुआ है, क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने यही चेक किया था कि बार फंक्शन ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक तो नजर आ रहे होते हैं, फिर वो लीनियर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी टर्म है जो लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, पहले ये चेक करना होता है पहले स्टेप पे। दूसरा ये होता है फिर जो आपके पास नीचे वाला फैक्टर ठहरा होता है, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को फिर हम चेक करते हैं कि वो जो है कौन से केस से बिलोंग कर रहा है। अगर वो है सपोज करें क्वाड्रेटिक है, फिर हम ये नहीं कि क्वाड्रेटिक है तो हम सीधा उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देंगे, उसको रिजॉल्व कर देंगे, नहीं। सबसे पहले फिर आप ये चेक करेंगे अगर वो क्वाड्रेटिक है क्या वो क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो आप क्या करेंगे, उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अगर वो नहीं कन्वर्ट हो सकता, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को आप देखें, x² + x + 1 इसके फैक्टर मजीद नहीं बन सकते। जब इसके फैक्टर नहीं बन सकते हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक वाला केस अप्लाई कर देंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक वाला केस। हमारे पास क्या है, हमने दोनों स्टेप ये चेक कर लिए। अब हमारे पास टर्म है x3 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडिंग बाई हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो इस पे जब पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाई डिवीजन हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर आगे लिखेंगे प्लस, इसके बाद a b के बाद लिखेंगे cx प्लस d डिवाइडेड बाई ये जो स्क्वायर है, फिर आप स्क्वायर वाली टर्म लिखोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन a भी कह सकते हैं 1 भी कह सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जो फैक्टर था वो क्वाड्रेटिक था और उसका स्क्वायर था, यानी इसका मतलब है रिपीटेड क्वाड्रेटिक है। रिपीटेड क्वाड्रेटिक को तो उसके लिए दो कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वो लीनियर थे। लीनियर का मतलब होता है लीनियर के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक का मतलब है क्वाड्रेटिक के लिए हम दो कांस्टेंट यूज करेंगे। तो पहले फैक्टर के लिए स्क्वायर के अलावा 1 में लिखेंगे 1 पावर में x प्लस x प्लस 1 ax प्लस b, स्क्वायर वाले टर्म के साथ लिखेंगे फिर cx प्लस d और इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब इसको ये बना लेते हैं फिर हम ये जो बाई वाले टर्म है, ये जो हमारे पास एलसीएम है, इस एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर है ना, इसी स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी बोथ साइड्स हम क्या कर रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब बोथ साइड्स इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये बाई वाली टर्म, ये एलसीएम जब इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये और बाई वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा x3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी ये टर्म आपस में कट हो जाएंगी। तो हमारे पास सिंपल ये टर्म आ जाएगी x3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू। जब इस फैक्टर को इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टर्म हमारे पास ठहरी हुई है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक टर्म इससे कट हो जाएगी, बाकी एक टर्म बचेगी। तो इसके साथ आप लिखेंगे ax प्लस b इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह सिमिलरली इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म कट हो जाएगी। हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, सिंपल हमारे पास आ जाएगा cx प्लस d, ये हमारे पास आ जाएगा और इसे आप इक्वेशन 1 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए हमने पहले इसको इक्वेशन a बनाया, रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद एलसीएम के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। जब यहां तक पहुंचते हैं हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, जो ये जो फर्स्ट टर्म है x प्लस b, इसके नीचे वाली जो टर्म होती है, जो डिवीजन में टर्म होती है, डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है, इसको हम 0 के ऊपर पुट करते हैं, फिर वहां से वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसको हम 0 के ऊपर पुट नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करने के लिए हमें पहले से इक्वेशन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 को हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये टर्म वैसे आ जाएगी हमारे पास x3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू a इनटू, अब ax जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले ax को लेंगे, ये ax जो है इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको ax को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax इनटू, तो ये टर्म आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और फिर दोबारा जब इसको आप b वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पहले हमने ax को इससे मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, फिर हमने b को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया और आगे वाली जो टर्म है वो वैसे रह जाएगी cx प्लस d, इससे आप इक्वेशन
अभी आप इसको मजीद सिंपलीफाई कर लें, क्योंकि अभी सिंपलीफाई होती है। कैसे होती है? क्योंकि x जो यहाँ ठहरा हुआ है ये मजीद इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस x को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म ऐसे आ जाएगी x3 + 2x + 2 = फिर x को जब इस अंदर इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a * x को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x3, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x2, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और b वाली टर्म ऐसे आ जाएगी प्लस b * x2 + x + 1 और cx + d। इससे आप इक्वेशन 1 कह देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट करेंगे। अब इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट। अब इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, हायर पावर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, x3 है, x2 है, x है एंड कांस्टेंट। x3 से स्टार्ट करेंगे, x3 x2 x एंड कांस्टेंट, इससे हम लेंगे, यानी x3 भी लेंगे, x2 भी लेंगे, x भी लेंगे एंड कांस्टेंट भी लेंगे। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, x3 ले रहे हैं। जब आप x3 लेंगे फॉर x3, जब आप x3 लेंगे, अब x3 के कोफिशिएंट, इस हिस्से में x3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा, क्योंकि x3 का कोफिशिएंट ले रहे हैं, x3 का कोफिशिएंट ले रहे हैं, x3 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है लेफ्ट साइड पे, तो 1 आएगा। और राइट हिस्से में आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ x3 का कोफिशिएंट 1 है तो a है, बाकी कहीं भी x3 नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी क्या आ जाएगा, आपके पास a आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई। अब ये इसी के बाद अब आते हैं x स्क्वायर में। जब आप x स्क्वायर लेंगे फॉर x स्क्वायर, x स्क्वायर अब लेते हैं। जब x स्क्वायर लेंगे, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट हैंड हिस्से में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, इस हिस्से में x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस हिस्से में x स्क्वायर है नहीं हमारे पास, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर कोफिशिएंट इस हिस्से में 0 आ जाएगा, 0 = और यहां से x स्क्वायर कोफिशिएंट a है तो यहां से हमारे पास a आ जाएगा और यहां से हमारे पास b आ जाएगा और आगे c वगैरह है नहीं, x स्क्वायर उधर है, यानी क्या होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस हिस्से में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहीं भी नहीं है x स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा। इस हिस्से में आ जाए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। इस हिस्से में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले से, तो जब इस a की जगह पे ये 1 पुट करेंगे, 0 = 1 प्लस b, 1 किधर ले आएंगे, b = -1, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है, b की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम आते हैं x स्क्वायर के बाद x के कोफिशिएंट लेते हैं, x को लेते हैं। जब x के कोफिशिएंट लेंगे फॉर x, अब x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट x यहां ठहरा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इस लेफ्ट हिस्से में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं इस हिस्से से। अब इस हिस्से में x का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हिस्से में आ जाए, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ a है तो हमारे पास a आ जाएगा, और इसी तरह फिर x का कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ b आ जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। फिर वहां से क्या है, c है, x का कोफिशिएंट c है तो वहां से c आ जाएगा। ये डिवीजन हमारे पास आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 हमारे पास वैसे आ गया, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -1 है, प्लस c, 1 से कट गया, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास c क्या आ जाएगा, c हमारे पास कितना आ गया, c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, हमने यहां से 2 है, a की जगह a की वैल्यू 1 पुट की और b की जगह b की वैल्यू -1 पुट की, ये कट हो गए तो c = 2 आ गई। अब हम आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक वैल्यू रहती है d की, तो
अब क्योंकि x3 भी हम ले चुके हैं, x2 भी ले चुके हैं, x भी ले चुके हैं, अब हम कांस्टेंट लेंगे। जब कांस्टेंट यूज करेंगे तो कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के लिए इस हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, लेफ्ट हिस्से में एक कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो हमारे पास ये 2 आ गया लेफ्ट हिस्से में। और राइट हिस्से में यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, बी वाले हिस्से में b आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, b आ गया। और इधर से कांस्टेंट d ठहरा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, d आ गया, यहाँ से हमारे पास d आ गया। अब इनकी वैल्यू निकालें, b की जगह b की वैल्यू पुट करें, जो कि हमारे पास क्या है, -1 है, तो b की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 = b की जगह पे -1 प्लस d, इधर ले तो ये क्या आ जाएगा, d हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई। अब देखें हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू भी निकाल ली है, b की निकाल ली है, c की निकाल ली है, d की निकाल ली है। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इक्वेशन a में हम पुट करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन a है इसमें हम पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन a में पुट करेंगे, इक्वेशन a हमारे पास क्या है, इक्वेशन a हमारे पास है x3 + 2x + 2 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 और इस हिस्से का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया डिवीजन में x² + x + 1 होल स्क्वायर और नोमिनेटर में x3 + 2x + 2 इज इक्वल टू। अब देखिए ax + b, a की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 1, तो a की जगह पे 1 पुट करेंगे, b की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है -1, तो b की जगह पे -1 पुट करेंगे। अब a की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, b की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा x² + x + 1। और इसी तरह इसमें वैल्यू आगे पुट करें, cx, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा +2x + 3 डिवाइडेड बाय, नीचे स्क्वायर टर्म का x² + x + 1 होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो x² + x + 1 इस होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, होल का स्क्वायर। आप देखिए इसमें क्या क्या हमने इक्वेशन जो a ठहरी हुई थी, इक्वेशन a, इस इक्वेशन a के अंदर जहां a और b लिखा हुआ था वहां a और b की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू 1 है तो x आ जाएगा, b की वैल्यू -1 है -1 आ गया, और d की वैल्यू टर्म वैसे आ जाएगी x² + x + 1 के। और इस हिस्से में अगर आ जाएं cx, c की जगह c की वैल्यू 2x, d की जगह d की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 होल का स्क्वायर, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये था एक जो हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये हमारे पास क्या था, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था। उस रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हमारे पास ये कांस्टेंट आके मिले हमें, इन कांस्टेंट की वैल्यू हमने इक्वेटेड द कोएफिशिएंट करके कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली, और फिर इसकी वैल्यू हमने क्या की है, ये सारी वैल्यू a की निकाली, b की निकाली, c की निकाली, d की निकाली, ये सारी वैल्यू से निकाल के जो इक्वेशन a थी हमारे पास, उस इक्वेशन a में a b c d की जगहों पे हमने ये वैल्यू पुट की, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। मजीद कोई मसला हो तो आप मेरी वीडियो को बार-बार देख के इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मजीद भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।